हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 5 का पार्ट 3 का वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। टुडे, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy. To say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly she paused and shuddered. तो आज इवन दो वो लेट हो गए थे स्कूल में, मैडी खुश थी कि उसे वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा। सो उसने अपने अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स मतलब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी वो एब्सेंट माइंडेडली। सो एब्सेंट माइंडेडली का मतलब है, बहुत ही कॉमन वर्ड है जिसका मतलब बेसिकली है विदाउट फोकस। जब भी आप किसी काम को विदाउट प्रॉपर अटेंशन या फोकस करते हैं तो आप बोलते हो आप एब्सेंट माइंडेडली उस काम को कर रहे हैं। सो वो एब्सेंट माइंडेडली अपने अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी, वर्क कर रही थी उस पर। सो 8 टाइम्स 8 क्या होता है वो सोच रही है बेसिकली। एंड वो क्या विश कर रही है, शी विश्ड क्या मना रही है कि शी हैड द नर्व। नर्व का क्या मतलब है, शी हैड द करेज या कॉन्फिडेंस या गट्स। सो नर्व के बहुत सारे मीनिंग होते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल कि हैविंग द नर्व का मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना, गट्स होना कुछ काम करने के लिए। सो ये किसके लिए कॉन्फिडेंस की बात कर रही है कि पेगी को वो एक नोट लिख सके, बिकॉज वो उसके पास इतनी करेज नहीं, इतनी बहादुरी नहीं है कि वो डायरेक्टली पेगी को ये बात कह सके। क्या कह सके कि हे पेग, सो उसे प्यार से पेग बुलाती थी। हे पेग, लेट अस स्टॉप आस्किंग वांडा। वांडा को कितने ड्रेसेस हैं उसके पास ये पूछना हम बंद करते हैं। सो लेट्स, अगर आपको पता नहीं है तो इज अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ लेट अस। सो लेट अस स्टॉप, हम बंद करते हैं वांडा से ये पूछना कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं। सो ये उसके दिमाग में बेसिकली आ रहा था, इसलिए वो थोड़ा एब्सेंट माइंडेडली अपने होमवर्क को कर रही थी, बिकॉज उसका दिमाग तो कहीं और था। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. तो जब उसने अपना अरिथमेटिक का काम खत्म किया तो उसने स्टार्ट किया, उसने she did start मतलब उसने स्टार्ट किया पेगी को नोट लिखना, पर अचानक से वो रुक गई। शी paused and shuddered. shuddered यानी शिवर करना, कपकपाना। She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so that no one in room 13 would recognize it. So उसने क्या पिक्चर किया, पिक्चर हरसेल्फ यानी शी इमेजिन हरसेल्फ, अपने आप को उसने इमेजिन किया एक सिचुएशन में। पिक्चर का मतलब हो गया यहाँ पे इमेजिन्ड। सो क्या इमेजिन किया कि वो स्कूल यार्ड में है, स्कूल के प्लेग्राउंड में है, एंड वो एक नई टारगेट बन गई है पेगी की। सो वांडा की तरह वो भी एक नई टारगेट बन गई है, ऐसा वो सोच रही है। एंड दूसरी लड़कियों के, एंड द गर्ल्स मतलब दूसरी लड़कियों की टारगेट बन गई है। पेगी उससे पूछ सकती है माइट आस्क, तो वो सोच रही है कि अगर ऐसा हो सकता है कि मैं नई टारगेट बन गई उसकी, तो पेगी मुझसे पूछ सकती है कि मेरे ड्रेस कहाँ से हैं, वेयर आई गॉट द ड्रेस, जो मैंने पहन रखे हैं, हैड ऑन यानी आई एम वेयरिंग। एंड मैडी को क्या बोलना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा कि ये पेगी के पुराने कपड़े हैं जो कि मैडी के मदर ने, उसकी मम्मी ने छुपाने की कोशिश की। डिस्गाइज करना यानी छुपाना, कवर अप करना। किससे छुपाने की कोशिश की है, न्यू ट्रिमिंग्स से। तो ट्रिमिंग्स क्या है, बेसिकली डेकोरेटिव आइटम, जो लेसेस होते हैं इस तरह के रिबन्स। तो इस तरह के लेसेस आप कपड़ों पे लगाते हैं तो उनको आप ट्रिमिंग्स बोलते हो। सो सम सॉर्ट ऑफ डेकोरेशन, सो कुछ डेकोरेशंस करके वो उसको छुपाने की कोशिश करती थी, ताकि रूम 13 जो उसका क्लास था, रूम 13 उसमें कोई उस ड्रेस को रिकग्नाइज ना कर पाए कि अरे ये तो पेगी का ही ड्रेस है। सो बेसिकली उसको ये सब मन में ख्याल आ रहा है कि अगर वांडा नहीं होगी टारगेट तो मैं टारगेट बन जाऊंगी, मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे पूरी क्लास को बताना पड़ जाएगा कि मैं भी जो है पुराने कपड़े ही पहनती हूँ। इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वांडा। Oh well. Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend, and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. If only, अगर सिर्फ पेगी अपने आप से ये डिसाइड कर ले कि उसे अब वांडा के साथ मस्ती करनी बंद करनी चाहिए। सो ऑफ हर ऑन अकॉर्ड यानी ऑफ हर ओन फ्री विल,
अपने आप से, बिना कोई उसे कुछ कहे, अपने आप से काश ये वांडा से मस्ती करना बंद कर दे। सो इफ ओनली यहाँ पे आप एक विश कर रहे हैं, आप एक विश कर रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए। ओ वेल, तो इस थॉट को वो भगाना चाहती है, तो बोलती है ओ वेल, एंड अपने हाथ जो है अपने छोटे ब्लॉन्ड हेयर के थ्रू वो रन करती है, अपने हाथ फहराती है ताकि वो इस थॉट्स को हटा सके, ब्रश ऑफ कर सके, ये जो अनकंफर्टेबल थॉट्स उसको आ रहे हैं। सो ब्लॉन्ड हेयर, बेसिकली ब्लॉन्ड एक कलर को बोलते हैं, इस तरह के बाल को, बेसिकली शाइनी गोल्डन तरीके के जो बाल होते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा कि वेस्ट में बहुत ज़्यादा ये कलर कॉमन है। सो दिस इज ब्लॉन्ड हेयर कलर। वॉट डिफरेंस डिड इट मेक, क्या फ़र्क पड़ता है? सो बेसिकली वो सोचे कि ठीक है, उसका मजाक उड़ाते भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, वॉट डिफरेंस डिड इट मेक। एंड फिर ये सोच के उसने क्या किया, अपना जो भी नोट उसने स्टार्ट किया था उसे फाड़ के फेंक दिया, टोर इनटू बिट्स, यानी फाड़ के फेंक दिया। एंड वो क्या सोच रही है कि वो पेगी की बेस्ट फ्रेंड है, एंड पेगी जो है क्लास की सबसे ज़्यादा लाइक्ड गर्ल है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा लड़की है पूरे रूम 13 की। एंड पेगी ऐसा कुछ काम नहीं करेगी जो इतना गलत हो, वो ऐसा सोच रही थी। सो डिफरेंस ये है, आप मानसिकता में देख सकते हो मैडी पैगी की, जब खुद के ऊपर आ रही है, जब मैडी के खुद के ऊपर सेम व्यवहार की बात हो रही है कि उसे ये सब बताना पड़ेगा, कितनी बेइज्जती होगी उसकी, तो उसको ये रॉन्ग लग रहा है। उसको लग रहा है कि ये पैगी सोचेगी कि गलत है, नहीं करना चाहिए, बट ये सेम चीज़ वो वांडा के साथ कर रहे हैं। सो थिंग इज, यहाँ पे जो बेसिक पॉइंट ये है कि वो वांडा को अपने जैसा नहीं समझते, अपने जैसे एक छोटी लड़की नहीं समझते हैं, अपने जैसे एक छोटे एक बच्ची नहीं समझते, क्लासमेट नहीं समझते, उसे डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है। सो उनके दिमाग में भी ये बात फिट है कि वो हमारे जैसी नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए जो रूल्स सही गलत के रूल्स मेरे लिए अप्लाई होते हैं, वो चीज़ वांडा के लिए अप्लाई नहीं होते हैं। एंड दैट इज़ द होल पॉइंट, कि जिसकी वजह से स्कूल में बुलिंग होती है। आपके अंदर जो प्रेजुडिसेस है ना, जब आप दूसरे के बारे में ये सब सोच लेते हैं कि वो अलग है, वो अलग तरीके के हैं, तो मैं उनके साथ ये व्यवहार कर सकता हूँ, क्योंकि तब आप नोटिस करोगे कि आपके अंदर ऐसी धारणा आने लगती है कि आप उनको इंसान जैसा ट्रीट करना भी बंद कर देते हो, एज इफ कि वो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, विच इज़ रॉन्ग। बट ये थॉट प्रोसेस सिमिलर होता है सबके माइंड में। ऐसे ही जब आप दूसरों को अलग बताओगे तभी आप उनके साथ गलत कर पाओगे। तो आप सबसे पहले अपने आप को क्या दिखाते हो, क्या मनाते हो अपने दिमाग में कि वो अलग है, इसलिए मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता हूँ। तो जब खुद की बात आई तो उसने क्या सोचा, नहीं पैगी कुछ भी ऐसा काम गलत है जो नहीं करेगी, तो इसलिए मुझे ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, एंड पैगी मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो ये वो नहीं करेगी। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स and stood alone in schoolyard. She scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. And जहाँ तक वांडा की बात है, as for वांडा, वो बस एक कोई लड़की है जो कि बॉगिन्स हाइट में रहती है, एंड स्कूल यार्ड में, स्कूल के प्लेग्राउंड में अकेले खड़ी रहती है। शी स्कैसली, स्कैसली यानी हार्डली या बेरली, वो हार्डली किसी से बातें करती है। एंड सिर्फ एक समय जब उसने किसी से बात की थी, वो कब था, स्कूल यार्ड में, स्कूल ग्राउंड में, जब वो अपने 100 ड्रेसेस के बारे में बता रही थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, पेल ब्लू with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. You'd look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. तो मैडी को अब याद आया कि वो बता रही थी एक ड्रेस के बारे में जो कि पेल ब्लू था, पेल ब्लू कलर का था, एंड उसमें कलर्ड ट्रिमिंग्स थी, कलर्ड डेकोरेशंस थे। एंड उसे दूसरे ड्रेस के बारे में याद है जो वांडा ने बताया था, जो कि ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर का था। सो जंगल ग्रीन बेसिकली इस शेड को बोलते हैं। सो बेसिकली ये लाइट हो गया, ये डार्क शेड हो गया, तो इन शेड्स को ब्रिलियंट ग्रीन कलर बोलते हैं। एंड उसमें एक रेड सैश होगी। सो रेड सैश, इसको आप इस तरह के जो सैटिन का कपड़ा होता है, जो इस तरह से आप एक रिबन बना देते हो एज अ डेकोरेटिव पीस, स्पेशली जो वन पीस ड्रेसेस होते हैं उसमें लगाते हो, उनको आप सैश बोलते हो। सो उसे याद है कि उसने बताया कि ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर का एक ड्रेस है। सो ब्रिलियंट का मतलब होता है ब्राइटली कलर्ड। एंड सारी लड़कियों ने क्या बोला उसे, अरे तुम एक क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी उसमें। एंड उन्होंने किस तरह से बोला, प्रिटेंडेड एडमिरेशन में। प्रिटेंडेड मतलब झूठे, प्रिटेंड करते हुए, जो कि जेन्युइन नहीं है, नॉट जेन्युइन। एंड वन थिंग आप नोटिस करेंगे कि दिस प्रिटेंडेड इज बेसिकली एन एडजेक्टिव, बट ये लग रहा है एक वर्ब का फॉर्म, राइट। ईडी लगा हुआ है, सो एक वर्ब का फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। सो इनको आप पार्टिसिपल्स बोलते हैं। तो पार्टिसिपल्स क्या हैं, पार्टिसिपल्स बेसिकली वर्ब के फॉर्म्स हैं जो अलग अलग तरीकों से दे कैन एक्ट। सो वर्ब के फॉर्म है तो वर्ब की तरह एक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ शी प्रिटेंडेड टू लाइक
हिम, उसने प्रिटेंड किया कि वो उसे पसंद करती है। सो प्रिटेंड यहाँ पे हो गया एज अ वर्ब फॉर्म। सो इट्स सेम पार्टिसिपल, पार्टिसिपल यानी पास्ट पार्टिसिपल है ये, बट यहाँ पे वो वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। सो पार्टिसिपल्स कैन ऑल्सो एक्ट एज एडजेक्टिव, जैसे कि आपके इस सेंटेंस में दिया गया है। पार्टिसिपल्स कैन ऑल्सो एक्ट एज एडवर्ब, एडवर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं। एंड पार्टिसिपल कैन ऑल्सो एक्ट एज नाउन। सो नाउन के एग्जाम्पल पे, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से बुलिंग इज बैड। तो बुलिंग फॉर एग्जाम्पल ing फॉर्म है, वर्ब का एक फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको आप बोलते हैं। एंड बुलिंग फॉर एग्जाम्पल एक एक्ट हो गया, सो एक इट हैज बिकम अ एक्ट, अ नाउन, देन यू आर सेइंग बुलिंग इज बैड। सो बुलिंग करना गलत बात है, सो दिस इज नॉट अ वर्ब एनीमोर, ये एक नाउन बन गया। सो प्रिटेंडेड यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा एक एडजेक्टिव जिसका मतलब है नॉट जेन्युइन, मतलब झूठा। सो प्रिटेंडेड एडमिरेशन मतलब उन्होंने झूठे एडमिरेशन से ये कहा कि तुम तो क्रिसमस ट्री की तरह दिखोगी। सो एडमिरेशन यानी उसकी बड़ाई करते हुए, प्रशंसा करते हुए। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. For girls, this contest consisted of designing dresses, and for boys, of designing motorboats. Probably, Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. At least, that's what everybody thought. She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. Then they would know. सो वांडा के बारे में सोचते समय और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में जो लाइंड अप रहेंगे, एकदम एक लाइन में अरेंज रहेंगे क्लोजेट में, मैडी क्या वंडर करने लगी कि कौन ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट जीतेगा। तो ये ख्याल आ रहा था उसको, एंड सडनली ये ख्याल आने लग गया कि ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट को कौन जीतेगा। सो लड़कियों के लिए कॉन्टेस्ट क्या था? इट कंसिस्टेड ऑफ, यानी इट वाज अबाउट डिजाइनिंग ड्रेसेस, उन्हें ड्रेसेस डिजाइन करने थे। एंड बॉयज के लिए क्या था? उन्हें मोटर बोट्स डिजाइन करने थे। इस तरह के जो मोटर बोट्स होते हैं, जो आपने देखा होगा काफ़ी स्पीड में चलते हैं। नॉर्मली आप देखोगे कि जो भी बीचेस हैं या कोई ऐसे लेक्स हैं, वहाँ पे ये राइड्स के लिए अवेलेबल होते हैं। सो ये मोटर बोट्स हैं। सो उन्हें मोटर बोट डिजाइन करना है, लड़कियों को ड्रेसेस डिजाइन करनी थी। एंड प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। एंड उसने क्या सोचा कि प्रोबेबली यानी कि चांस है कि पेगी जो है गर्ल का मेडल जीतेगी। सो गर्ल्स में वो जीतेगी। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। सो पेगी किसी रूम में सबसे अच्छा ड्रॉ करती थी। बेटर देन एनीवन यानी सबसे अच्छा ड्रॉ करती थी। एटलीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट। एटलीस्ट सब लोग ऐसा सोचते थे या मानते थे। वो मैगजीन में कोई भी पिक्चर हो उसको कॉपी कर लेती थी, और किसी भी फिल्म स्टार का हेड, उसका फेस बेसिकली इतने अच्छे से ड्रॉ करती थी कि आप उसे देख के बता सकते थे कि कौन है वो। सो इतना अच्छा ड्रॉ करती थी कि उस ड्राइंग को देख के आप बता सकते हो कि कौन सा फिल्म स्टार है। सो मैडी को क्या श्योर हो गया कि हाँ, पैगी ही जीतेगी। कल टीचर जो है विनर्स को अनाउंस करने वाली है, तब उन्हें पता चलेगा। देन दे वुड नो। सो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, दे वुड। The next day it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street. The street that far, far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. So, अगले दिन it was drizzling. Drizzling यानी light raining. हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसको आप बूंदाबांदी भी बोलते हो। तो बूंदाबांदी हो रही थी और मैगी और पैगी जो है जल्दी जल्दी स्कूल गई पैगी के अम्ब्रेला में। पैगी का अम्ब्रेला वो शेयर कर रही थी। एंड नेचुरली ऐसे दिन में उन्होंने वांडा का वेट नहीं किया, बिकॉज उन्हें देखना था कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन जीतने वाला था। एंड कहाँ वो नॉर्मली वेट करती थी? ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर में। तो ओलिवर स्ट्रीट कहाँ थी? बहुत दूर थी वो स्ट्रीट, रेलवे ट्रैक्स के नीचे थी वो, एंड हिल के ऊपर थी। एंड वो बॉगिन्स हाइट्स तक जाती थी। सो बेसिकली उसी स्ट्रीट के थ्रू वांडा इनके पास तक आती थी, एंड उस स्ट्रीट पे वो वेट करते थे। एनीवे, दे weren't टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट। फिलहाल वो चांस नहीं लेना चाहते थे लेट होने का, बिकॉज आज का दिन इम्पोर्टेंट है। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पेगी। ओह, आई होप सो, द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। ऑफ कोर्स यूल विन, पेग। होप सो, सेट पैगी ईगरली। सो वो आपस में बातें कर रहे हैं, पैगी और मैडी, कि तुम्हें क्या लगता है? पैगी पूछते क्या तुम्हें लगता है कि मिस मेसन, जो उनकी टीचर है, आज अनाउंस करेंगी विनर्स? तो मैडी ने रिप्लाई दिया, हाँ मैं होप करती हूँ, आई होप सो, जैसे ही हम घुसेंगे, द मिनट वी गेट इन। ऑफ कोर्स यूल विन, पैग। एंड ऑफ कोर्स तुम ही जीतने वाली हो, पैग। होप सो बोलती है, हाँ होप सो, आशा है कि मैं ही जीतूँ, सेट पैगी। पैगी ने कहा ईगरली। ईगरली यानी उत्सुकता के साथ।
The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. There were drawings all over the room, on every ledge and windowsill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. There must have been 100 of them, all lined up. These must be the drawings for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. तो जैसे ही उन्होंने एंटर किया क्लासरूम में, द मिनट यानी एज सुन एज वो उन्होंने एंटर किया क्लासरूम में, दे स्टॉप शॉर्ट यानी स्टॉप सडनली, अचानक से वो रुके, एंड गैस्प्ड यानी सरप्राइज में, आपका जब मुंह खुल जाए और एकदम से आप सांस लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, जब आप सरप्राइज हो जाते हो या डर जाते हो, इस तरह से जब आप एन एक्सप्रेशन देते हो उसको गैस्पिंग बोलते हो। एंड उन्होंने गैस्प क्यों किया? क्योंकि हर जगह ड्राइंग्स थी, पूरे रूम में उनकी ड्राइंग्स थी, क्लासरूम में, ऑन एवरी लेज, हर लेज के ऊपर, हर विंडो सिल के ऊपर। सो लेज और विंडो सिल क्या है? सो इस तरह के जो शेल्फ होते हैं, जो दीवार से अटैच्ड होते हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, इसको आप बेसिकली एक लेज बोलते हैं। एंड यही चीज़ जब थोड़ी ऊपर होती है आप उनको छज्जा बोल देते हो, बट नॉर्मली लेज जो होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं। एंड विंडो सील बेसिकली ऐसा लेज जो खिड़की से जुड़ा हो। सो इस तरह का जो स्पेस है जहाँ पे एक पिंजरा रखा है, एक वास रखा है और यहाँ एक कप रखा है, so इसको विंडो सिल बोलते हैं। सो ये भी एक लेज है जो कि विंडो से अटैच्ड है। ड्राइंग जो है रूम में हर जगह लगी हुई थी, लेज पे लगी हुई थी, विंडो सिल पे लगी हुई थी। डैजलिंग कलर्स थे उनके। सो डैजलिंग वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, तो इसका मतलब है चमकदार। चमकदार कलर्स थे उनके, ब्रिलियंट थे वो, ब्रिलियंट बहुत ही ब्यूटीफुल थे वो, एंड ब्राइटली कलर्ड थे। लाविश, लाविश यानी लग्जूरियस, लग्जूरियस यानी रिच डिजाइन्स थी उनकी। और सब कहाँ ड्रॉ किए गए थे? बड़े बड़े शीट्स में रैपिंग पेपर के। वहाँ पे ऑलमोस्ट 100 ड्राइंग्स थी, सारी लाइंड अप थी। एंड ये ड्राइंग्स कॉन्टेस्ट के लिए होंगी, एंड वो थी। सब रुक गए, एवरीबडी स्टॉप, सबने सीटी बजाई और मर्मर किया। मर्मर करना यानी स्पीक सॉफ्टली, धीरे धीरे बोलना। admiringly, मतलब प्रशंसा करते हुए। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. Jack Beggles had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12, along with the sketches by all the other boys. तो जैसे ही क्लास असेंबल हुई, वहाँ पे इकट्ठा हुई, मिस मेसन ने क्या अनाउंस किया? विनर्स का नाम अनाउंस किया। लड़कों में जैक बेगल्स ने जीता, एंड उन्होंने क्या कहा कि उसका जो डिज़ाइन है आउटबोर्ड मोटर का। तो आउटबोर्ड मोटर बेसिकली एक मोटर बोट है जिसमें जो मोटर लगी होती है बाहर लगी हुई थी, इस तरह से। तो आउटबोर्ड का मतलब होता है आउटसाइड द शिप या बोट। तो अलग अलग टाइप के मोटर बोट्स होते हैं। तो एक टाइप का मोटर बोट है जिसमें इस तरह से मोटर बाहर की ओर लगे होते हैं। इनफैक्ट ये डिटैचेबल भी होते हैं, तो आप इनको डिटैच भी कर सकते हो, एक लगा सकते हो, दो लगा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितनी पावर चाहिए एंड वेदर ये बोट इसको झेल सकता है कि नहीं। सो दिस इज कॉल्ड एन आउटबोर्ड मोटर बोट। सो उसका डिज़ाइन इस टाइप के मोटर बोट का था, एंड ये एग्जीबिशन में कहाँ लगा हुआ था? रूम 12 में, जहाँ पे सारे स्केचेस दूसरे लड़कों के भी लगे हुए थे। सो बेसिकली रूम 13 में लड़कियों के स्केचेस होंगे, एंड रूम 12 में उन्होंने लड़कों के स्केचेस लगा रखे थे। एज फॉर गर्ल्स, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl, and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. तो फिर लड़कियों के बारे में बताते हुए टीचर ने क्या कहा कि जहाँ तक लड़कियों की बात है, ऑल्दो 1 या 2 स्केचेस जो है सबमिट किए गए थे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के द्वारा, ज़्यादातर लड़कियों ने सिर्फ 1 या 2 स्केचेस दिए थे, बट एक लड़की, एंड रूम 13 को प्राउड होना चाहिए उस लड़की पर, इस लड़की ने एक्चुअली 100 डिज़ाइंस बनाए, सारे डिफरेंट और सारे सुंदर। एंड जजेस की ओपिनियन में, जजेस की राय ये है कि कोई भी इनमें से आप कोई भी एक ड्राइंग उठा लीजिए, वो प्राइज जीतने की हकदार है। इट्स वर्दी यानी हकदार। कोई भी आप ड्राइंग उठा लीजिए, वो प्राइज जीतने के हकदार है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताने में कि वांडा पेट्रोन्स्की जो है गर्ल्स मेडल की विनर है। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज नॉट हियर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज ड्यू टू हर। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। नाउ क्लास, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वांडा आज एबसेंट है स्कूल से कुछ दिनों के लिए, एंड यहाँ पर वो रिसीव करने, इस
अपलॉज को, इन तालियों को, सो अपलॉज यानी तालियां, जब एप्रिसिएशन के लिए तालियां बजाई जाती है तो उसको आप अपलॉडिंग कहते हैं। तो इन तालियों की जो वो हकदार है, दैट इज़ ड्यू टू हर, जो वो डिज़र्व करती है, उसे रिसीव करने के लिए वो यहाँ पर नहीं है, बट लेट्स होप कि वो कल यहाँ पे आ जाएगी। एंड फिर क्या बोलती है पूरी क्लास को वो, कि नाउ क्लास आप फाइल अराउंड करो रूम की। सो फाइल अराउंड यानी एक लाइन में लग जाओ रूम के अराउंड, सो वॉक इन अ लाइन। इनफैक्ट अगर फॉर एग्जांपल आपके पीटी टीचर या कोई डिसिप्लिनरी कमेटी के जो बच्चे हैं वो आपको बोले फाइल अप, तो फाइल अप का मतलब हो गया लाइन में लग जाओ। सो दैट्स व्हाट इट मीन्स कि आप जो है एक लाइन में रूम के अराउंड चुपचाप इसकी एक्सक्विजिट ड्राइंग्स को देखिए। एक्सक्विजिट यानी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो अगर आपको किसी चीज़ को बोलना हो ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, आप सिंपली वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ एक्सक्विजिट। सारे बच्चे तालियां बजाने लगे, बर्स्ट इनटू अपलॉज यानी तालियां बजाने लगे। एंड इवन लड़के, इवन बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। सो इवन लड़के भी खुश थे कि उन्हें एक चांस मिला फ्लोर पे स्टैम्प करने का। स्टैम्प करना यानी तेजी से ज़मीन में अपने पैरों को ठोकना, कि उन्हें ये चांस मिला कि वो अपने पैर ज़मीन में ठोक रहे हैं अप्लॉज करते समय, अपने फिंगर्स जो अपने मुंह में डाल के क्या वेसल कर रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, इवन दो वो इंटरेस्टेड नहीं थे ड्रेसेस में। लुक पेग विस्पर्ड मैडी, दिस दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल? यस सेड पेगी, एंड हियर्स दैट ग्रीन वन, बॉय, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। तो फिर मैडी ने क्या बोला, विस्पर किया, विस्पर यानी फुसफुसा के, यानी धीमी आवाज में बोला, देखो पेग, वहां पे वो ब्लू वाला ड्रेस है जिसके बारे में उसने हमें बताया था, कितना सुंदर है ना वो। पेगी ने क्या रिप्लाई किया, हाँ, एंड यहाँ पे देखो ग्रीन वाला है, बॉय, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, एंड मुझे क्या लग रहा था, मैं सोचती थी कि मुझे ड्रॉ करना आता है, मेरे से अच्छा तो ये ड्रॉ करती है, इसका मतलब। एंड यहाँ पे बॉय वर्ड का क्या मतलब है, बॉय का मतलब लड़का नहीं है, यहाँ पे बॉय का मतलब है एक एक्सक्लेमेशन है। सो ये हमारे कंट्री में ऑब्वियसली पॉपुलर नहीं है ये एक्सक्लेमेशन। तो एक्सक्लेमेशन मतलब जब भी आप कोई एक्साइटमेंट में होते हो, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हो, जैसे ओह हो गया, ओ हो गया, अरे हो गया। सो बॉय भी एक तरह का एक्सक्लेमेशन है, एंड ये एक्सक्लेमेशन किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बहुत ही सुंदर सा एक बिल्डिंग देखा, तो यू कैन से बॉय दैट बिल्डिंग इज सो ब्यूटीफुल। सो बॉय सिंपली आप अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करो एज एन एक्सक्लेमेशन। सो दिस डज नॉट मीन कि वो किसी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चन करते हैं। वाई डिडंट मैडी आस्क पेगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा, व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ? सो मैगी ने क्यों नहीं पूछा पेगी से कि वो वांडा को टीज करना बंद कर दे, छेड़ना बंद कर दे। तो टीजिंग यानी छेड़ना, सो उसे छेड़ना बंद कर दे, वो क्या चीज़ से डरी हुई थी। सो ये हमने देखा था कि वो इसलिए डरी हुई थी कि अगर वो वांडा को छेड़ना बंद कर देगी तो उसका नया टारगेट कौन बन जाएगा, मैडी, मैडी खुद बन जाएगी। सो मैडी डिडंट आस्क पेगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा बिकॉज शी वाज अफ्रेड दैट पेगी माइट टर्न टू मैडी इंस्टेड एंड आस्क हर द सेम क्वेश्चन अबाउट हर ड्रेस। सो क्या चीज़ से डरी हुई थी कि पेगी माइट टर्न टू यानी अब वो टारगेट बना देगी मैडी को, इंस्टेड वांडा के बिहाफ में, वांडा के प्लेस में, एंड उससे वही सेम क्वेश्चन पूछेगी उसके ड्रेस के बारे में। देन शी वुड हैव टू टेल एवरीवन द ट्रूथ दैट हर क्लोथ्स वर पेगीज ओल्ड क्लोथ्स हैंडेड ओवर बाय हर मदर। एंड उसको क्या बताना पड़ेगा, सबको सच बताना पड़ेगा कि उसके जो कपड़े हैं वो पेगी के ही पुराने कपड़े हैं जो कि उसकी मम्मी ने उसे हैंड ओवर किया है। शी वॉज अफ्रेड दैट शी वुड बिकम अ लाफिंग स्टॉक इन प्लेस ऑफ वांडा। एंड ये क्या चीज़ से डरी हुई थी कि वो एक लाफिंग स्टॉक बन जाएगी। लाफिंग स्टॉक यानी हास्य के पात्र, जिस पे लोग हंसते हैं, एक फ्रेज है जिसका मतलब है जिस पे लोग हंसा करते हैं। तो लाफिंग स्टॉक हो गया, तो वो लाफिंग स्टॉक बन जाएगी वांडा की जगह पे। अभी सब वांडा पे हंसते हैं, अब मुझ पे हंसने लगेंगे। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वाई? सो मैडी को क्या लगा कि कौन जीतेगा ड्राइंग कॉन्टेस्ट एंड क्यों? मैडी थॉट दैट पेगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट बिकॉज शी वॉज वेरी गुड एट ड्राइंग. She could copy a picture in a magazine or some film star's face so well that anybody could recognize who it was. So मैगी को क्या लगा कि पेगी जीतेगी ड्राइंग कॉन्टेस्ट बिकॉज वो बहुत अच्छी थी ड्राइंग में। वो एंड एज एन एग्जाम्पल आप क्या बता सकते हैं कि वो मैगजीन की कोई भी पिक्चर को अच्छे से कॉपी कर सकती थी एंड किसी भी फिल्म स्टार का फेस इतना अच्छा बनाती थी कि कोई भी उस ड्राइंग को देख के पहचान जाएगा कि वो कौन सा फिल्म स्टार है। हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन? सो ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता
एंड विनर ने क्या बनाया था. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. Wanda won the drawing contest. She had drawn pictures of 100 dresses which she had always said she had in her closet. So उसने Wanda ने drawing contest जीता एंड उसने क्या बनाया, 100 ड्रेसेस के पिक्चर्स बनाए जो उसने कहा था उसके पास उसके क्लोजेट में है. सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसने वही ड्रेसेस की ड्राइंग बनाई जो उसने कहा था कि उसके क्लोजेट में थी. सो इनफैक्ट इसका ये मतलब नहीं है फिलहाल कि ऑब्वियसली उसके पास इतने ड्रेसेस हैं, बिकॉज शी इज़ नॉट रिच, वो पुअर है. बट शायद हमें नेक्स्ट चैप्टर में ये समझ में आएगा जब हम इसकी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 को, कि क्यों उसने ये ड्राइंग बनाई, उसका क्या मानसिकता थी, एंड वो क्यों झूठ बोलती थी. शायद हमें थोड़ा और पता चलेगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं और इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे. इस चैप्टर के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून. बाय बाय.